अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, अब हम वही कंडीशन में ही ना कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा वो पॉइंट आउट कर दूं आपकी। तो हम अभी भी वही कंडीशन वाला ही फ़ोल्डर हमने ओपन किया हुआ है और उसके अंदर मैंने ये फ़ाइल बनाई है एंड और की। ठीक है, अच्छा सोच लेते हैं मेरे पास एक वेबसाइट है। मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ एक H2 में हेडिंग लिख दी है, वेलकम टू वेबसाइट, और इसका कोई ना कोई यूज़र नेम पासवर्ड है जो जब मैं एंटर करूँगा तो मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकूँगा, यूज़र नेम पासवर्ड। ठीक है, तो हम यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने रिसीव किया यूज़र से। ठीक है, अभी जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ इसे एज ए वेरिएबल लेके चल रहा हूँ कि वेरिएबल में मुझे वो रिसीव हो चुका है और मैंने इसके साथ आगे फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक इफ़ की कंडीशन लगाते हैं ऐसे ही, और इफ़ की कंडीशन में हमारे पास हमने क्या चेक करना है कि यूज़र नेम जो है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा डॉलर यूज़र नेम। ठीक है, क्या वो बराबर है? सोच लेते हैं कि हमारा जो यूज़र नेम होना चाहिए था वो एडमिन ही है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, और अब मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि इसका पासवर्ड भी वो भी देखना चाह रहा हूँ, ऐसे ही है ना। और उसके अंदर मैं ये वाला कोड रन करवाना चाह रहा हूँ या अपनी वेबसाइट रन करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। अभी ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा क्योंकि इफ़ के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इको यूज़र नेम इज़ करेक्ट। ठीक हो गया, सेव कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं, और मैं सेमीकोलन नहीं लगाया, सेव रीलोड। ठीक है, यूज़र नेम हमारा सही है। और उसी तरह अगर मैं पासवर्ड देखना चाहूँगा तो मैं पासवर्ड से मैच करवा लूँगा। अच्छा, उसमें मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये यूज़र नेम इज़ करेक्ट मैं नहीं देखना चाह रहा, मैं सिर्फ ये वेबसाइट रन करवाना चाह रहा हूँ। तो इसका एक तरीका ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है। सोच लेते हैं हमारे पास डिफरेंट लाइंस मौजूद हों, ऑफकोर्स पूरा HTML का पेज मौजूद है, तो उसका क्या तरीका है? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि PHP में हम क्या करते होते हैं कि जहाँ पे हमें कोड ज़रूरत होता है वहाँ पे हम PHP स्टार्ट करते हैं और क्लोज़ करते हैं और वहाँ पे अपना कोड लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो एज ए टेक्स्ट कंसिडर हो जाता है। अच्छा, इस वक्त PHP यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, डन हो गया। और मैं चाहता हूँ कि ये वाली कर्ली ब्रैकेट्स है ना, ये मेरी इस वेबसाइट के बाद में आए। ठीक है, इस वेबसाइट के बाद में, बल्कि एक काम करते हैं, पैराग्राफ भी एक ऐड कर लेते हैं, एप्सम लिख लेते हैं। मेरा ये ऑटो कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो ये जो ब्रैकेट है मैं ये चाहता हूँ ये बाद में लिखी हुई है। इसका क्या तरीका होगा कि मैं अपनी वेबसाइट के बिल्कुल एंड में आऊँगा जहाँ पे वो मेरी वेबसाइट एंड हो रही है। ठीक है, और वहाँ पे मैं PHP को स्टार्ट करूँगा और क्लोज़ करूँगा। ठीक है, अब इसके दरमियान में मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, और मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, मैं इस जो ये वाली ब्रैकेट जो इफ़ की जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो वो मैं नीचे क्लोज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगा और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लूँगा। तो ये भी बेसिकली वही तरीका है कि ये यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ज़रा तरतीब से लिख लेते हैं। तो देखो बेसिकली PHP का कोड तो यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट होके क्लोज़ हो गया, बट PHP को वो उसने पढ़ना रोका नहीं है सर्वर ने। ठीक है, वो पढ़ता रहेगा, वो ये देखेगा ओके डन। ठीक है, अगर नहीं तो फिर मतलब वो एक्चुअली वो देख रही है कर्ली ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज़ हो रही है, वो कर्ली ब्रैकेट उसके लिए क्लोज़ यहीं पर ही हो रही है। ठीक है, उसके दरमियान में उसका ये HTML भी आ रहा है। ठीक है, PHP बेशक क्लोज़ हो गया लेकिन इफ़ की ब्रैकेट क्लोज़ नहीं हुई। ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो मेरे पास वही। और अगर मैं अपना मेरा यूज़र नेम कोई और हो जाता है, मैं एडमिन्स लिख देता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा वो कोड रन नहीं हुआ। तो इसका मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ एल्स। ठीक है, बिल्कुल एल्स भी मेरा वैसे ही स्टार्ट होगा, और यहाँ पे मैं इको करवा लेता हूँ। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इस वाले इको को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। देखा, यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट मेरे पास आ गया। ठीक है, तो बेसिकली इफ़ की कंडीशन मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई
और वो यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। उसके दरमियान में जो भी मैं HTML यूज़ करना चाह रहा था ये भी मेरा यूज़ हो गया, और उसी तरह ये एल्स की कंडीशन भी मेरी चल रही है। इसे सेव करते हैं, सॉरी हाँ चेक करते हैं। यहाँ पे अगर मैं एडमिन डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास वेबसाइट आ गई है। ओके हो गया। इस तरीके से बेसिकली हम अपनी डायनामिक वेब बनाएंगे। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर यहाँ पे हम सोर्स कोड में चले जाते हैं तो देखो मेरे पास सिर्फ वेलकम टू आवर वेबसाइट और पैराग्राफ आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं यूज़र चेंज कर लूँ, यानी कि मैं यूज़र रख देता हूँ इसकी वैल्यू, जो कि एडमिन के बराबर नहीं है, इसका इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। सेव रीलोड करता हूँ तो वो मुझे बता देगा यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कैसे करवाएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फॉर्म फिलिंग वगैरह और फॉर्म को कैसे हम हैंडल करते हैं PHP में, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा इंशाल्लाह आएगा, तो परेशान ना होना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा के जा रहा हूँ। अच्छा जी, सेव करते हैं। और ये देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट, ठीक है, जो कि PHP की तरफ से आउटपुट हुआ है। PHP की तरफ से हमारी पूरी वेबसाइट आउटपुट नहीं हुई। इसी तरह अगर आप फेसबुक के ऊपर जाते हो, ठीक है, और अगर आप किसी की प्रोफाइल देख रहे होते हो तो वहाँ पे फेसबुक खुद आपको स्टॉप कर देती है और वो कह देती है कि प्लीज़ पहले लॉगिन हो जाएं, ठीक है। या आप किसी को मैसेज नहीं कर सकते जब तक आप लॉगिन ना हो, तो मैसेंजर ही आपका नहीं खुलेगा। तो ये सब कुछ इसी तरह ही बेसिकली डायनेमिकली वो बनकर आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा जी, सो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और अब हमने एक और चीज़ चेक करवानी है कि यूज़र नेम सही है कि नहीं है, और फिर हम एक और चीज़ चेक करवाना चाह रहे हैं कि पासवर्ड भी साथ में चेक होना चाहिए। तो मैं सोच लेते हैं मैं अपना यूज़र नेम रख देता हूँ एडमिन, ठीक है, बट मेरा जो पासवर्ड है जो कि इतना सिक्योर है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो जी मैंने गलत डाला है, मैं डाल देता हूँ 000 डाल देता हूँ, बट मेरा पासवर्ड होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सेव कर देते हैं, रीलोड कर लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस इफ़ कंडीशन में मैं सिर्फ यूज़र नेम चेक करा रहा हूँ। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आएगी जिसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। एक इफ़ उसके अंदर एक और इफ़ लगाना, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये कंडीशन लगा रहा हूँ डॉलर पासवर्ड की, यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ, डबल इज इक्वल टू कर देता हूँ और इन्वर्टेड कॉमर्स में अपना पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे हम बिल्कुल वही हम क्या करेंगे, ये तो हमारा कमेंटेड कोड है ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये जो इफ़ की ब्रैकेट है वो हम कहाँ ले जाएंगे, इस अपनी HTML के बाद ले जाएंगे, और यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको भी आगे कर लेते हैं ताकि ये ज़रा सेट हो जाए। ओके हो गया, आई होप। हाँ, सेव कर लेते हैं, रीलोड कर लेते हैं। देखो मेरे पास पासवर्ड नहीं आ रहा क्योंकि पासवर्ड मैंने यहाँ पे गलत डाला हुआ है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बराबर नहीं है। अगर ये पासवर्ड मेरा सही होगा, ठीक है, तो ही वेबसाइट शो होगी। तो अब दो चीज़ें चेक हो रही हैं, एक तो यूज़र नेम चेक हो रहा है, यूज़र, ठीक है, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट आ रहा है। और इसी तरह पासवर्ड का है, पासवर्ड का हमने एल्स नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पासवर्ड को अब गलत लिखते हैं 000, सेव, रीलोड करते हैं, तो पासवर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए अलग से एल्स बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, ठीक हो गया। तो इसे हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। बेसिकली ये नेस्टेड इफ़ का पार्ट था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे ही आपको करवा दूं कि नेस्टेड इफ़ किस तरह चलती है। और जब आप अपने फेसबुक वगैरह या इंस्टाग्राम या अपना जीमेल वगैरह अगर आप ओपन कर रहे हो या किसी भी सोशल नेटवर्क पे जा रहे हो,
तो वहाँ पे होता ये है, जब आप यूज़र नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो तो वो आपको कभी भी ये मैसेज नहीं देता कि आप यूज़र नेम सही डाल रहे हो लेकिन पासवर्ड गलत डाल रहे हो, या वो आपको ये नहीं कहता कि जी आपका ना यूज़र नेम और पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। ये मतलब वो जो आपको कहता है ना, जो आपको आउटपुट देता है वो ये देता है कि भाई या यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। अब ऐसा क्यों? हालांकि अच्छा तरीका तो ये है कि उसे ये बताना चाहिए भाई मैं यूज़र नेम गलत डाल रहा हूँ या पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, मुझे पता तो चले ना, मुझे वहीं पे पता चल जाना चाहिए। तो ये बेसिकली हैकर्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए किया जाता है कि सोच लेते हैं कि उनके पास आपका यूज़र नेम आ गया है और वो एंटर कर रहे हैं बट और पासवर्ड भी एंटर कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उन्हें ये बता रहे हैं कि यार यूज़र नेम भी गलत हो सकता है, पासवर्ड भी गलत हो सकता है, आप दोनों को दोबारा चेक कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओ ना और 5 मिनट देना मुझे। वालेकुम अस्सलाम। सो ओके, सॉरी एक कॉल आ गई थी, उससे सुन रहा था। आपके लिए तो ऑफकोर्स ये सारा स्किप हो गया होगा। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हम थे, हाँ। बेसिकली आप किसी भी सोशल नेटवर्क वगैरह पे जाते हो तो वो ये स्टेप इसलिए स्किप करवाते हैं क्योंकि शायद कुछ सोशल नेटवर्क ये काम कर रहे थे कि वो आपको बता देते कि भैया यूज़र नेम आप सही डाल रहे लेकिन पासवर्ड ज़रा दोबारा देख कर आओ। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई हैक कर रहा होता था तो उसके लिए खुशी होती थी कि चलो ठीक है, यूज़र नेम मैंने ठीक लगा लिया है, अब बारी आती है पासवर्ड की। तो उसे बेसिकली आप एक स्टेप ज़रा थोड़ी देर के लिए ना आप उसे ज़रा रोक रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास फॉरगेट पासवर्ड की भी ऑप्शन होती है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड दबाते हो, उसके बाद वो आपको ईमेल अलहदा चेक करवाता है, आपका यूज़र नेम अलहदा चेक करवाता है और पासवर्ड वो अलहदा से रीसेट करवाता है और उसमें OTP वगैरह सब कुछ ये आई बिलीव आप मतलब या PHP पढ़ रहे तो एटलीस्ट इतना तो पता ही होगा। अच्छा जी तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ़ हम जहाँ पे सिचुएशन होती है हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे यूज़ करें या ना यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, एक काम करते हैं, मैं इस पूरे को ना कॉपी करके एक न्यू फाइल में डाल देता हूँ और इस फाइल का नाम नेस्टेड इफ़ बना देते हैं। ठीक है, नेस्टेड इफ़, और यहाँ पे भी वही लिख देते हैं नेस्टेड। ये वाली तमाम फाइलें ना मैं अपनी ड्राइव के ऊपर शेयर कर दूंगा ताकि आप जो है ना बाद में देख भी सको। ठीक है, और इंशाल्लाह इसका जो लिंक होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ओहो, देखा जल्दबाजी में PHP। ऑलराइट, ठीक है, सही, इसको क्लोज करते हैं। अच्छा भाई, तो अब हम जो चीज़ चेक कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार मैं यूज़र नेम और पासवर्ड एक ही लाइन में चेक कर लूँ। ठीक है, तो वो हम कैसे चेक करेंगे? मैं इसको यहाँ से जो है ना कट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। बाकी ये वाली तमाम चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए और मुझे ये वाली कंडीशन भी नहीं चाहिए। तो मैं इसी जगह पे ही दूसरी कंडीशन लगा रहा हूँ और वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे मैं लिख दूँगा AND एंड। ठीक है, और एंड के बाद मैं ये दूसरी कंडीशन दे सकता हूँ। अब ये मेरी पहली कंडीशन होगी जो कि यूज़र नेम को चेक कर रही है और यहीं पे ही मेरा पासवर्ड भी डायरेक्टली यहीं पे चेक हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारा यूज़ हो रहा है कि दो कंडीशन साथ में मैं लगा सकता हूँ और मैं रीलोड करूँगा तो वो मुझे बता देगा यूज़र नेम इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, बट यूज़र नेम मेरा बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पे मैसेज में भी मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। या तो यूज़र नेम आपका गलत है या पासवर्ड गलत है, आप खुद देख लो। तो हम यूज़र को दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड डलवाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो ये क्या। तो अब वो ये चेक हो रहा है कि भाई ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी ट्रू होनी चाहिए, तो ही ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। उसी तरह अगर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि भाई यार
इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, और, ठीक है, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, ऑफ कोर्स डिफरेंट जगहों पे यूज़ होगा। सोच लेते हैं कि कोई यूज़र है, वो उसने कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, ठीक है, और उसमें से हम कंडीशन चेक करवाना चाह रहे हैं कि भाई यार पैकेज आपने लाजमी सिलेक्ट करना है, या क्लास आपने, यूँ समझ लो एक स्टूडेंट आया और उसने कहा जी मैंने एडमिशन लेना है, आपने कहा सर जी पैसे भरो, पैसे भर दिए, एडमिशन फॉर्म फिल हो गया, सारा कुछ ओके हो गया, स्टूडेंट चला गया, फिर इसके बाद आप बैठे हो, हेड मास्टर साहब पूछ रहे हैं जी ये कौन था, जिससे जो स्टूडेंट है, अच्छा ये क्या पढ़ने आया, ये सर जी ये पता नहीं है क्या पढ़ने आया, बहरहाल एडमिशन हो गया ठीक है, तो आप कंडीशन के थ्रू कंफर्म कराओगे कि भाई एटलीस्ट कोई एक चीज़ जो है ना उसने सेलेक्ट की हुई है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, और का साइन। अच्छा, और जैसे कि यहाँ पे हम डायरेक्ट लफ्ज़ लिख रहे हैं, आप लफ्ज़ के अलावा यहाँ पे साइन भी दे सकते हो, ये एंड का साइन होता है हमारे पास, ठीक है, ये शिफ्ट 7 के ऊपर हम मेरे पास मौजूद है, तो ये 2 बार जब हम लिखेंगे तो ये बेसिकली वही काम कर रहा है कि एडमिन और पासवर्ड दोनों को चेक कर रहा है, यानी कि मैं पासवर्ड में से एक चीज़ रिमूव कर देता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो वो ऑफ कोर्स वो कर रहा है। और दूसरा हमारे पास अगर मैं और लिखना चाह रहा हूँ तो और के लिए ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, ये आप 2 बार लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा, और, ठीक है, तो आप अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हो और आप साइंस भी यूज़ कर सकते हो, कोशिश करो साइन यूज़ कर लो, हर कोई यही यूज़ करता है, थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है, लेकिन अगर आप वो लिखना चाहते हो तो वो भी आसान है, मतलब वो अच्छा है कि भाई अगर आप टीम में काम कर रहे हो और टीम में आपके पास हर तरह के लोग हैं, सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, इंटर्न्स भी हैं, तो कोड की रीडेबिलिटी के लिए आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमारा एंड और था, जो कि हमारा कंडीशंस में रह गया था, मैंने कहा ये बता दूं। हाँ, हमारे पास एक और चीज़ रह गई है, वो क्या है जो कि बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप W3 स्कूल से पढ़ रहे हो या कहीं पे और पढ़ रहे हो, या अगर आपने किसी सीनियर प्रोग्रामर को देखा है, तो वो ना इफ़ की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, ओके, सो हम आ गए हैं, एक मेरा माइक चल रहा है, ओके डन हो गया। सो मैंने वो दूसरी फ़ाइल बना ली है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपनी दूसरी फ़ाइल पे, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं टर्नरी। सो टर्नरी क्या चीज़ है, अच्छा, टर्नरी क्या चीज़ होती है या हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली हमारे पास होता है ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैंने जो आपको ऑपरेटर करवाया है वो है डॉट, जिसके अंदर हम दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ रहे होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने एक और ऑपरेटर आपको आई थिंक मैंने करवाया, लेकिन आई थिंक मैं बताना भूल गया हूँ, जो हम ये मैंने एक वीडियो में करवाया था i++, ठीक है। इसे हम बोलते हैं बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, आई की सोच लेते हैं मेरी आई की वैल्यू है अगर 0, ठीक है, और मैं कर दूँ $i++, तो इसका मतलब है कि आई के अंदर एक नंबर ऐड कर दो, ठीक है, और मैं ये जितनी बार करता रहूँगा तो वो ऐड करता जाएगा। और अगर मैं कर दूँ i-, ठीक है, सो ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, यानी कि डिक्रीज़ की तरफ जाता है तो ये -1 कर देगा। सो ये क्विक वे होता है, आई थिंक मैंने ये फंक्शन में आपको करवाया, और ये हम लूप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ये भी हमारे पास ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और उसके अलावा हम मेरे पास यहाँ पे ना ये खुला पड़ा, तो हाँ जी, हमारे पास ये देखो प्लस, ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। W3 स्कूल्स, टेंशन ना लो, हम जितना मर्ज़ी आप जो है ना सीख लो, आप इसे नहीं छोड़ सकते। W3 स्कूल नहीं होगा तो कोई और चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है।
तो ये देखो, ये आगे मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलस ऑपरेटर मैंने आपको बताया था, और ये हमारे पास पावर का है। अच्छा, पावर का ना ऑपरेटर कभी कभी आपको इस तरह भी मिलेगा, इस शक्ल में, ठीक है। सो ये जो है ये भी पावर के लिए यूज़ होता है। आई बिलीव PHP भी इसको सपोर्ट करती है या नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है। आई थिंक जावास्क्रिप्ट में भी करती है, अगर वो भी नहीं करती तो हमारे पास वहाँ पे फंक्शन मौजूद है पावर का ना। तो अच्छा जी, मॉडुलस तकरीबन परसेंटेज ही हर जगह आई थिंक इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर हमारे पास ये हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है, यानी कि वैल्यूज़ को असाइन करना है, यानी कि x बराबर है इस चीज़ के, ठीक है। उसी तरह अगर मैं ये चीज़ यूज़ कर दूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि x इज़ इक्वल टू एक्स के अंदर, मतलब x के साथ ये चीज़ परफॉर्म करो, और वो क्या है, एडिशन की, यानी कि x के अंदर y ऐड कर दो। उसी तरह अगर मैं माइनस लगाता हूँ तो बेसिकली कि भाई x से y की वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हो, आप इज इक्वल टू से पहले वो ऑपरेटर लिख देते हो। आप डॉट का ऑपरेटर भी इसी तरह यूज़ कर सकते हो। x डॉट इज इक्वल टू y करोगे तो वो क्या करेगा, x का टेक्स्ट और y का टेक्स्ट आपस में कॉन्केट कर देगा, ठीक है। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये क्या है, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ को इक्वल करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, यानी कि 3 बार इज इक्वल टू कर देना। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास अगर दो नंबर हैं, यानी कि बल्कि यार यहाँ पे ना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो ये मैंने कोड लिख लिया, ये वाला, ठीक है। $x 5 के बराबर है और $y भी हमारे पास 5 के बराबर है, और ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये इक्वल हैं या नहीं। सेव करते हैं, वहाँ पर आते हैं, रीलोड करते हैं, और ये देखो मेरे पास इक्वल लिखा हुआ आ गया। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँगा, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो मेरे पास डिफरेंट आ गया। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ये दोनों ही 5 हों, ठीक है, ये दोनों ही 5 हों, बट उनमें से एक जो है ना वो टेक्स्ट बन जाए, ठीक है, एक को मैं टेक्स्ट बना दूँ, सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो वो मुझे इक्वल ही जवाब दे रहा है। सॉरी, वो मुझे क्या दे रहा है, वो इक्वल ही जवाब दे रहा है। मैं रीलोड बार बार रीलोड कर रहा हूँ, बट वो इक्वल ही जवाब दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर मुझे इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़े या प्लस करवाना पड़े, यानी कि मैं लिख देता हूँ इको, इको होता भाई, होता $x प्लस $y। सेव, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास जवाब 10 आ रहा है। वो उन दो नंबर्स को आपस में ऐड अप कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब कुछ वैसे का वैसे ही चलेगा, ठीक है। ये सब कुछ वैसे का वैसे चलेगा। तो ये बड़ा इजी हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट में भी हम, अगर आपको पता हो तो यही चीज़ चलती है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये तो चेक करना चाहता हूँ कि भाई ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यार मुझे पता चले कि इन दोनों की असल में टाइप क्या है, टाइप भी बराबर है या नहीं है, तो ये देखो मैंने ट्रिपल इज इक्वल टू किया, रीलोड करता हूँ, तो अब वो कह रहा है नहीं भाई ये डिफरेंट हैं, ये दो चीज़ें आपस में डिफरेंट हैं, इनकी टाइप भी डिफरेंट है। बेशक ये इक्वल हो सकते हैं बट ये इनकी टाइप डिफरेंट है, तो आप खुद देख लो। तो उसके लिए जब इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करूँगा तो ही ये वापस मेरे पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये इसे हम बोलते हैं बेसिकली आइडेंटिकल, ठीक है। ये चीज़ हमारी आइडेंटिकल कहलाती है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा कंडीशंस का ना सारा ओवरव्यू हो जाए। अच्छा, मैंने नॉट इज इक्वल टू का आपको बताया कि एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू, और इसका मतलब कि हम दो वैल्यूज़ के भाई आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि वो आपस में इक्वल ना हो। नॉट इज इक्वल टू का ये दूसरा तरीका लिखने का, ये दोनों सेम ही है, मतलब आप या ये यूज़ कर सकते हो या ये यूज़ कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आई थिंक एक्सेल के अंदर हम शायद जो है ना ये यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली सब के लिए उन्होंने कहा कि यार आप कोई भी यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है। उसी तरह नॉट इज इक्वल टू या नॉट आइडेंटिकल, सॉरी नॉट आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है, ये नॉट आइडेंटिकल है, यानी कि डबल इज इक्वल टू बाद में डाला हुआ है। अच्छा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू कि भाई बराबर है या नहीं है।
ठीक है। फिर आपके पास है ये स्पेसशिप, ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, रिटर्न्स एन इंटीजर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी तरफ ना जाओ, मुझे नहीं लगता ये शायद आपका कहीं पे यूज़ आएगा, अगर यूज़ आएगा तो बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास ये स्पेसशिप जैसा ऑपरेटर भी मौजूद है, ठीक है। फिर हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, अच्छा इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है ना, ये देखो उसने एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों ही इंक्रीमेंट है, बट यहाँ पे बल्कि नाम भी लिखा हुआ है, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चलो भाई वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सो ये कोड मैंने ऐड किया, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाते हैं, सेव हमने कर लिया, रीलोड, ओके। सो इसको भी कॉपी करके हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ यार ये लास्ट जो ये वाला है ना, ये कंडीशन का मैं आपको कंप्लीट करवा दूँ। ओके, सो हमारे पास ये 3 बार ना x आउटपुट हो रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस प्लस, ठीक है, इसमें भी x प्लस प्लस कर देता हूँ, और एक मैं आखिरी इसको आउटपुट करवा रहा हूँ बगैर x प्लस प्लस के, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो देखो मेरे पास सबसे पहले x आउटपुट हुआ 5, ठीक है। अब हालांकि मैं इसे प्लस प्लस करवा रहा हूँ, फिर आउटपुट मेरे पास 5 क्यों हुआ, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी इस वक्त वैल्यू है 5, इस वक्त इसकी वैल्यू 5 है, और इस यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस कमांड के अंदर मैं जो कुछ भी इससे परफॉर्म करवा रहा हूँ, आपने जो वैल्यू लेनी है वो 5 ही लेनी है जो इसकी पहले से मौजूद है, ठीक है। और जब ये कमांड ख़त्म होने लगेगी आपने उसके अंदर एक नंबर ऐड कर देना है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, कि बाद में आपने इंक्रीमेंट करना है, और ये देखो तो वो इस तरह हमारे पास ऐड हो रहा है। अब अगर मैं इसमें कर दूं ये प्लस प्लस मैं ले जाऊं पहले, ठीक है, और इसका भी मैं प्लस ले जाऊं पहले, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपने देखना है, देखो 5, 6 और 7 हमारे पास आ रहे हैं ना, तो लास्ट नंबर मैं आपको बता दूं जो चल रहा है वही है। ओके, सेव कर रहा हूँ, रीलोड कर रहा हूँ, तो देखो अब उसने लिया 6, फिर 7 और फिर 7, क्यों, अब पहले, अब इसका मतलब ये है प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर एक नंबर ऐड करो। अब उसने कहा ये जो भी कमांड आपके पास मौजूद है, ठीक है, ये जो भी कमांड मौजूद है उस कमांड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपने x की वैल्यू के अंदर एक नंबर ऐड कर देना है, ठीक है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो है ना आपने वो कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। अब ये हमारी बेसिकली वो कमांड है जो हमने डाली हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा वही 5 नहीं आया, बेसिकली 6 हमारे पास ही को हुआ, पिछली बार 5 हो रहा था, तो अब दूसरी में हमारे पास क्या चीज़ एग्जीक्यूट हुई, 7। अब 7 का मतलब यही है कि भाई यानी कि वो 6 के अंदर उसने एक चीज़ ऐड कर दी है, एक नंबर ऐड कर दिया हुआ है, और फिर उसने इको करवाया उसको। और ये लास्ट जो है ये मैंने खाली इसलिए करवाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इस वक्त x की वैल्यू कहाँ पर पहुँच चुकी है, ठीक है। तो ये वही x है जो कि 5 से स्टार्ट हुआ था और अब इसकी वैल्यू 7 हो गई है। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इसी तरह अगर हम माइनस माइनस का यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास डिक्रीमेंट का ऑपरेटर यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली एंड और, मैंने आपको बताया एंड और का साइन यहाँ पे भी आपके पास दिया हुआ है। फिर उसके बाद है एक्स और, ठीक है। एक्स और का मतलब क्या है, एक्स और जो है ना वो बड़ी मज़े की चीज़ है कि सोच लेते हैं कि हम वही स्टूडेंट वाली बात कि हमने उससे कहा कि भाई यार आपके पास 2 पैकेज हैं, ठीक है, कि आप या तो BS कर लो या BA कर लो, ठीक है। और स्टूडेंट कहता है नहीं सर मैंने दोनों करने हैं, मैं BS भी करूँगा, मैं BA भी करूँगा तो आप उसे कहोगे भाई ये नहीं हो सकता, आप इनमें से कोई एक ही चूज़ करोगे।
तो एक्स और बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि भाई यार दो कंडीशंस में से एक ट्रू होनी चाहिए बट दोनों एक साथ ट्रू ना हो। तो ये भी ऑपरेटर आपका बहुत कम यूज़ होता है, बट जहाँ पे यूज़ होगा आपका ऑफ कोर्स सिचुएशन के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये मौजूद है। नॉट ऑपरेटर क्या है? नॉट बेसिकली होता है अगर आप अपनी पूरी स्टेटमेंट से पहले जाके, ठीक है, पूरी स्टेटमेंट से पहले जाके नॉट लगा दो, ठीक है, सोच लेते हैं ये मेरी स्टेटमेंट है और नॉट लगा दो, तो अगर वो चीज़ ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो वो फॉल्स हो जाएगी। जिसे यार नॉट ही लिखा हुआ है, इसका मतलब कि भाई यही है कि अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, यानी किसी चीज़ को ऑपोजिट करना ना, ऑपोजिट करने के लिए हम ये नॉट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग का ऑपरेटर, जैसे मैंने आपको बताया, डॉट से आप कॉन्केट कर सकते हो, दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ सकते हो, और डॉट इज इक्वल टू बिल्कुल वैसे ही कि साथ में असाइन भी करो और साथ में जोड़ भी दो। ठीक हो गया। ये हम इंशाल्लाह आगे यूज़ करेंगे। मुझे ये अब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं कहीं पे ये काम आ जाता है। PHP अरे के ऑपरेटर्स, ठीक है, दो अरेज को आपस में जोड़ना। अगर आपके पास दो डिफरेंट अरेज हैं और आप उन्हें एक अरे बनाना चाह रहे हो तो यूनियन ऑपरेटर के लिए आप बेसिकली उन्हें ऐड कर दोगे। अगर आप उन दोनों को इक्वल देखना चाह रहे हो, आइडेंटिकल देखना चाह रहे हो, ये वही चीज़ें दी हुई हैं जो ऊपर हैं बेसिकली अरेज के लिए। अच्छा, फिर हमारे पास जो हमारा सारा मुद्दा रहता था वो है ये टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या है? अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है, ये अब आपने देखनी है। ये ऊपर ना बहुत ज़्यादा डाटा हो गया, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये मैंने कट कर लिया। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर में बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये डबल क्वेश्चन मार्क भी यूज़ होता है। हम अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क देखेंगे। सेव कर लेता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ओके हो गया। सो यहाँ पे ना मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यूज़र नेम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, और मैं उसके हिसाब से ना अपना स्टेटस देना चाह रहा हूँ, डॉलर स्टेटस। ठीक है, कि मेरी वेबसाइट का स्टेटस क्या है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन, लॉग्ड इन, या हमारे पास यहाँ पे लिखा होगा लॉग्ड आउट, डबल जी होता है, सॉरी। या तो वो लॉग्ड इन लिखा हुआ आएगा या हमारे पास लॉग्ड आउट लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारा स्टेटस है, और स्टेटस की मैं वैल्यू डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ कि ये जो यूज़र नेम है वो मेरे पास दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। अभी मैं सिर्फ यूज़र नेम पे जा रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ पे नहीं जा रहा। तो वो आप कैसे करोगे? तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए लॉग्ड इन, ठीक है, और दूसरी वैल्यू अगर फॉल्स हो तो ये आनी चाहिए लॉग्ड आउट, आउट। ठीक है, अब ऑफ कोर्स मैं इसे ऐसे तो नहीं लिख सकता, मुझे इसकी ज़रा तरतीब बनानी है। तो तरतीब बनाने के लिए आप क्या करोगे, इज़ इक्वल टू के फ़ौरन बाद आप कंडीशन लिखोगे। कंडीशन क्या लिखोगे कि अगर आपका जो यूज़र नेम या पासवर्ड, मैं यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लिख रहा हूँ कि अगर यूज़र नेम बराबर है किसके, एडमिन के। ठीक है, अगर यूज़र नेम एडमिन के बराबर है, ये मेरी कंडीशन हो गई। ठीक है, और फिर असाइन करो लॉग्ड इन। ठीक है, फिर क्या करो, असाइन करो लॉग्ड इन। मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर लिया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क से पहले आने वाली जो भी चीज़ है ये बेसिकली वो चेकिंग के लिए, ये कंडीशन चेक करने के लिए। उसके बाद ये जो मैंने दो वैल्यूज़ लिखी है ना, तो ये जो पहली वैल्यू है ये है ट्रू के लिए। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है वो है फॉल्स के लिए, और इन दोनों के मैं दरमियान में लगाऊंगा कॉलन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में मैं कॉलन लगा दूंगा, सेव करूंगा, रीलोड करूंगा। ठीक है, और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अब
ऑफ कोर्स स्टेटस को हमने अगर आउटपुट करवाना हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटस, और यहाँ पे स्टेटस को हम इको करवा लेते हैं PHP के थ्रू। ठीक है, इको करवाने का एक क्विक तरीका भी मैं यहीं पे बताना चाह रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो रही है और बहुत ही बड़ी हो रही है, मुझे पता है, लेकिन चलो हाँ, इको करने का क्विक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे PHP नहीं लिखोगे, आप लिखोगे इज इक्वल टू। ठीक है, मैं ज़रा जूम कर रहा हूँ। आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखोगे और आप इज इक्वल टू लिखने के बाद अपना वेरिएबल दे दोगे डॉलर स्टेटस। ठीक है, सो ये इको करवाने का क्विक तरीका है। सेव करते हैं, रीलोड करते हैं और देखो मेरे पास ये स्टेटस लॉग्ड इन लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब अगर मेरा यूज़र नेम एडमिन ना हो, मैं कोई और लिख देता हूँ, यूज़र लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ, रीलोड कर देता हूँ, तो वो कहेगा नहीं भैया आप अभी भी लॉग्ड आउट हो। ठीक है, सो ये बहुत ही सादा सी एग्जांपल थी, बट ये बेसिकली बताने के लिए कि अगर आपने किसी चीज़ को सिर्फ वैल्यू असाइन करनी है इफ़ की कंडीशन के थ्रू, तो आप इस तरीके से असाइन करवा सकते हो। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम फॉर्म हैंडलिंग देखेंगे। ठीक है, कि हम यूज़र से डाटा मंगवाएं कैसे, और हमारा बेसिकली जो चीज़ें रह गई थी वो था वेरिएबल्स के अंदर मैजिक सुपर कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, आई बिलीव उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर ग्लोबल्स। ठीक है, तो ये सुपर ग्लोबल्स हमारा रह गया था और इनके थ्रू हम ज़रा समझेंगे कि हम इन्हें कैसे यूज़ करेंगे और यूज़र से हम वैल्यूज़ रिसीव कैसे करेंगे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।